नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्त राम स्टडी हिमाचल में। और मैं मस्त राम आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे दिल्ली सल्तनत काल है उसमें कितने राजवंशों ने शासन किया है और उन राजवंशों में कौन कौन शासक जो थे वो इस दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। तो सबसे पहले मैं दिल्ली सल्तनत की ओर आने से पहले आपको पहले बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखने जो वाला था वो था हमारे हिंदुस्तान में जिसने नींव रखी थी दिल्ली सल्तनत की, तो वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गौरी का नाम नहीं आता है, लेकिन जब भी दिल्ली सल्तनत का जिक्र आएगा तो मोहम्मद गौरी का नाम जरूर आएगा। मोहम्मद गौरी एक आक्रमणकारी था। जैसे मोहम्मद गजनबी जो था वो भारत पर उसने 17 आक्रमण किए थे और 17 आक्रमणों में से उसका जो उद्देश्य था वो भारत से धन लूटना था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसका उद्देश्य था मोहम्मद गजनी का भारत से धन लूटना। और जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का उद्देश्य केवल एक था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना। तो मोहम्मद गौरी भारत में आता है और तराइन फर्स्ट का युद्ध होता है। उस समय 1191 और 92 में तराइन फर्स्ट और सेकंड 1191 में युद्ध होता है। तो उस समय हमारे भारत में जो राज्य कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान, यानी चौहान वंश उस समय चला हुआ था। तो उनका युद्ध होता है 1191 में तराइन फर्स्ट। तो युद्ध होता है, उसमें जो आक्रमणकारी था, विदेशी आक्रमणकारी था, उसकी हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। और वहां पर जो मोहम्मद गौरी था वो हार जाता है और यहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है। जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने उसको जीवन दान देकर यहाँ से भगा दिया। तो अगले साल ही वो फिर वापस आता है और दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। और इस बार वो एक षड्यंत्र के साथ दिल्ली पर आक्रमण करता है, क्योंकि जो चौहान थे पृथ्वीराज चौहान, उनके ससुर थे जयचंद। तो जयचंद के साथ उन्होंने षड्यंत्र करके पृथ्वीराज चौहान की हार कराई थी और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है एक षड्यंत्र की वजह से। तो जो जयचंद था वो भी कुछ दिन ही जीवित रहा, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने 1994 में जयचंद को भी मार दिया था। तो जैसे को तैसा कहते हैं, जैसे को तैसा। फिर दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है? मोहम्मद गौरी जो है, यहाँ पर मोहम्मद गौरी के पास एक गुलाम था। मोहम्मद गौरी के पास एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन उसका एक गुलाम था और इस यहाँ से गुलाम वंश की जो है वो स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन जब भारत में आया था तो मोहम्मद गौरी के साथ आपको पता है अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का भी निर्माण करवाया था। वहां पर एक मंदिर था और मोहम्मद गौरी को लगा कि ये मंदिर है, यहाँ में आप ऐसा करो 2 दिन में यहाँ एक मस्जिद बना दो। तो जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने वहां पर मस्जिद बनाने का जो काम है वो देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां की मूर्तियों को तोड़ दिया और वो पूरा तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन कुछ इतना उसने बना दिया कि वहां पर नमाज जो है वो अदा की जा सके, इतना लायक बना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और मोहम्मद गौरी ने वहां पर नमाज अदा की थी। उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है वो 1206 ईस्वी तक यहीं रहता है। और मोहम्मद गौरी का मैंने आपको जो उद्देश्य था वो बता दिया था कि उसका उद्देश्य था भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना करना, मतलब मुस्लिम शासक को भारत में रखना। उससे पहले कोई मुस्लिम शासक भारत में नहीं रहा था। इससे पहले 712 ईस्वी में आया था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन वो फिर सिंध प्रांत से ही वापिस हो गया था। वहां पर उसके चाचा ने उसको मार दिया था। तो फिर 1206 में जब मोहम्मद गौरी यहाँ पे से वापिस हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर अपने गुलाम को, उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ हिंदुस्तान की दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा के खुद वापिस चला जाता है। अब इसमें भी इतिहासकारों के 2 तर्क मिलते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था वो पंजाब के रास्ते वापिस जा रहा था और पंजाब में ही पंजाब की खुखरों ने, पंजाब के लुटेरों ने उसको वहां पे मार
मार दिया था। और दूसरे तर्क में ये कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने, जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली गई थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने एक शब्द भेदी बाण, पृथ्वीराज चौहान के पास एक विद्या थी शब्द भेदी बाण चलाना। वो शब्द भेदी शब्द को ही, आवाज को सुन के ही एक बाण चलाते थे और उसको अपना तीर जो है सही निशाने पर लगा देते थे। तो इसी कारण मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा था और पृथ्वीराज चौहान ने एक ही तीर से उसके गले के आर पार कर दिया था। तो दो इतिहासकारों का तर्क है जो मैंने आपको बता दिया है। जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से आपने जवाब देना होता है। उसके बाद शुरू होता है दिल्ली सल्तनत काल, और जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चलता है। जो गुलाम वंश है, ये गुलाम वंश जो था, ये इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है कि जो यहां पर बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कोई सम्राट की उपाधि नहीं धारी थी, इसलिए उसका वंश जो है वो गुलाम वंश कहा जाता है। और उसका भी एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक सेनापति था, एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। उसके बाद फिर इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठता है। तो जो गुलाम वंश है, सबसे पहले आता है गुलाम वंश। तो मैं ये बता दूं आपको कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। कौन कौन आता है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये जो 5 राजवंश हैं वो यहाँ पर शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश, गुलाम वंश जो है वो 1206 से लेकर 1290 तक शासन करता है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। नंबर 2 पे कौन आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेकर 1320 तक जो है वो शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर। उसके बाद आता है नंबर 3 पे आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है वो शासन करता है 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली सल्तनत पर वो शासन करता है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, आता है सैयद वंश। सैयद वंश जो है वो 1414 से लेकर 1414 तक वो शासन करता है। उसके बाद आता है नंबर 5 पे लोधी वंश। कौन आता है? फिर आता है लोधी वंश। जो लोधी वंश है वो 1451 से लेकर 1526 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। पहले कौन आता है? गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश और फिर आता है लोधी वंश। तो इसका मैंने जो कार्यकाल है वो भी आपको बता दिया है इसके माध्यम से। तो आपने ये देख लेना है कि 1206 से 1290 तक आता है गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक आता है खिलजी वंश, फिर 1320 से 1414 तक आता है तुगलक वंश, और सैयद वंश आता है 1414 से 1451 तक तुगलक वंश, और लोधी वंश जो है वो 1451 से 1500